आज हम बात करेंगे आईवीएफ से जुड़ी कुछ भ्रांतियों के बारे में, या कह लीजिए कुछ सवाल जो कि पेशेंट्स के मन में होते हैं, जो हमारे पास आते हैं और वो पूछते हैं और उनके मन में जिज्ञासा होती है। तो ऐसे ही जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं उनमें से एक सवाल ये होता है कि क्या आईवीएफ से जो बच्चे पैदा होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से उनमें कोई विकृति तो नहीं है। तो हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब तक जो आईवीएफ तकनीक है उससे दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे पैदा हो चुके हैं और स्टडीज़ बहुत सारी हो चुकी हैं और उसमें ये प्रूव हो चुका है कि ये जो बच्चे हैं वो शारीरिक या मानसिक रूप से अपने जो नॉर्मल तरीके से बच्चे पैदा होते हैं उन्हीं के समान होते हैं और इनमें आईवीएफ या इक्सी तकनीक से एडिशनल कोई भी जो एनोमली है उसका रिस्क नहीं बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आईवीएफ जो तकनीक है वो सेफ़ और सुरक्षित तकनीक है। इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं बिल्कुल जो नॉर्मल तरीके से बच्चे पैदा होते हैं उन्हीं के समान होते हैं और इस तकनीक से जो जन्मजात विकृतियां हैं उनका प्रतिशत नहीं बढ़ता है। वह जो नॉर्मल तरीके से जो पैदा हो रहे हैं बच्चे उन्हीं के समान इनका जो एनोमलीज़ का रिस्क है, कंजेनाइटल एनोमलीज़ का, वो उसके बराबर ही रहता है। दूसरा जो एक प्रमुख सवाल हमसे पेशेंट पूछते हैं वो ये है कि क्या आईवीएफ में हमेशा ट्विन्स होते हैं। तो इसके बारे में भी मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जब आईवीएफ करते हैं और एग और स्पर्म को मिलाकर जब लेबोरेटरी में एम्ब्रियो यानी भ्रूण तैयार किया जाता है तो उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी भ्रूण प्रत्यारोपण का प्रोसेस किया जाता है। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसेस करते हैं तो हम पेशेंट हस्बैंड और वाइफ दोनों से डिस्कस करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में कि हमें कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना चाहिए। कहीं पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में नहीं रहते हैं या दोनों वर्किंग होते हैं, तो उनको सिंगल बेबी ही चाहिए होता है, वो ट्विन्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम जनरली एक एम्ब्रियो अंदर ट्रांसफ़र करते हैं जिससे कि उनके सिंगल बेबी ही हो। ज़्यादातर पेशेंट्स हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं या ट्विन्स वो चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में हम जनरली 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो 2 एम्ब्रियो हमने डाले हैं वो दोनों ही इम्प्लांट हो और ट्विन्स ही हो जाएं। कई बार 2 एम्ब्रियो डालने के बाद सिंगल बेबी भी हो सकता है और ट्विन्स भी हो सकते हैं। तो आईवीएफ प्रोसेस में हमेशा ट्विन्स नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने एम्ब्रियो यानी भ्रूण हमने बच्चेदानी के अंदर डाले और कितने उनमें से एम्ब्रियो इम्प्लांट किए। तो आईवीएफ में सिंगल और ट्विन्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज़ पे जो कि हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो आईवीएफ में सिंगल और ट्विन्स दोनों हो सकते हैं। तीसरा जो प्रमुख सवाल पेशेंट्स के मन में होता है वो ये होता है कि क्या आईवीएफ में बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, क्या 9 महीने इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे या इंजेक्शंस बहुत पेनफुल होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि आईवीएफ बहुत ही सेफ़ और सिंपल टेक्निक है। इसमें जो इंजेक्शंस का प्रोसेस होता है वो सिर्फ 10 से 12 दिन का होता है जब हम उनकी ओवरीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि इंजेक्शन से जब हम अंडे या फॉलिकल्स को तैयार करने की जो प्रोसेस कहते हैं जिसको हम ओवुलेशन इंडक्शन कह सकते हैं, वो प्रोसेस होता है। उस दौरान 10 से 12 दिन तक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब हमारे मन में ये सवाल ये आता है कि इतने इंजेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। तो हम अगर देखें तो जब नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मासिक चक्र होता है, उनमें महिलाओं में एक ही फॉलिकल 1 महीने में बड़ा होता है और उसमें से एक ही एग रिलीज़ होता है और अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसमें सिंगल बच्चा हो जाता है। बट जो हम आईवीएफ टेक्निक करते हैं उसमें हमें ज़्यादा अंडों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एक अंडा निकला है वो अच्छी क्वालिटी का हो और उससे अच्छा भ्रूण बने और उसमें सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाए। तो हमें रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा अंडों की, तो इसलिए ज़्यादा अंडे तैयार करने के लिए हमें इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं और वो इंजेक्शन हमें डेली लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो फॉलिकल ग्रो करते हैं वो लगभग 1 से 2 मिलीमीटर प्रति दिन के हिसाब से उनकी साइज़ बढ़ती है। तो हर 3-4 दिन में जब हम सोनोग्राफीज़ करते हैं और उनका विकास देखते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इंजेक्शन का डोज कम या ज़्यादा करते हैं। ये जो इंजेक्शंस हम लगाते हैं वो बहुत ही बारीक सुई से लगाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट अपने इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाते हैं, वो खुद भी लगा लेते हैं और पूरे लाइफ लॉन्ग लगाते हैं। तो ऐसे केसेस में वो सेम वैसे ही इंजेक्शन इसमें हम देते हैं
और वो इतने बारीक इंजेक्शंस होते हैं कि पेशेंट खुद भी उनको अपने आप लगा सकता है और सिर्फ सोनोग्राफी के लिए उसको हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ता है। और ये इंजेक्शन लगभग 10 से 12 दिन में पूरे हो जाते हैं और उसके बाद एग रिट्रीवल का प्रोसेस किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ में हमें बहुत दिन तक इंजेक्शन लेने पड़ेंगे या बहुत पेनफुल ये ट्रीटमेंट होता है। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और ये इंजेक्शन पेशेंट स्वयं ले सकता है। अगली जो चीज़ होती है ये वो होती है कि पेशेंट्स हमें कहते हैं कि मैडम ये तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर है और इसमें जो अंडे निकालते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। तो इसका भी आंसर मैं यही देना चाहूँगी कि जो एग रिट्रीव करते हैं, यानी जब हम अंडे निकालते हैं अपने अंडाशय से बाहर, तो ये प्रोसेस हम एक शॉर्ट एनेस्थीसिया में करते हैं, यानी कि बेहोश करते हैं थोड़ी सी देर के लिए, जिससे हमें पेन ना हो। इसमें कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, कोई चीरा फाड़ी नहीं होती, कोई स्टिच नहीं आता। ये एक पतली सी सुई के द्वारा किया जाता है। और जो हम सोनोग्राफी करते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, उसी प्रोब में एक नीडल हम फिक्स कर देते हैं और उससे सारे जो फॉलिकल्स हैं उनका फ्लूइड निकाला जाता है और उसमें से अंडे स्क्रीन किए जाते हैं। तो सिर्फ उस प्रोसेस की ड्यूरेशन के लिए ही पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि उनको इंजेक्शन का या सुई का पेन ना हो। तो ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल पेनलेस है, इसमें कोई भी बड़ी सर्जरी नहीं होती है, तो इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके कंपैरिजन में जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है, यानी एग रिट्रीवल के बाद जब हम भ्रूण डालते हैं, तो जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में किया जाता है। उसके लिए कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती और सिंपल जैसे हम आईयूआई करते हैं उसी प्रकार उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र रूम में लेते हैं पेशेंट को, और सोनोग्राफी में देखते हुए एम्ब्रियोज़ को नीचे के रास्ते से ही बच्चेदानी में प्रत्यारोपित कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो इस प्रोसेस के दौरान कोई भी पेन नहीं होता और सिर्फ इसमें 3 से 5 मिनट का वक्त लगता है। और उस प्रोसेस के बाद पेशेंट अपने घर पे अपनी मेडिसिन समझ के पूरा कंसल्टेशन के बाद आराम से जा सकते हैं। हॉस्पिटल में स्टे करने का ज़रूरत नहीं है, सेम डे आप अपने घर पे ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद कई सारे पेशेंट्स का जो अगला सवाल होता है वो ये होता है, कई पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, दूसरे स्टेट से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो उनको लगता है कि क्या हमें 9 महीने यहीं रुकना पड़ेगा डिलीवरी तक, या फिर क्या हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 14 दिन तक जब हमारा रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक क्या हमें हॉस्पिटल में एडमिट रखेंगे, या हम यहीं पे जिस सिटी में ट्रीटमेंट हो रहा है वहीं रुकना पड़ेगा, क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं वापस अपने जगह पे। तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल है कि जब हम एम्ब्रियो अंदर डाल देते हैं तो वो एम्ब्रियो जो हम अंदर डालते हैं तो वो हमारे चलने फिरने से या उठने बैठने से ऐसा नहीं है कि वो एम्ब्रियो बाहर निकल जाएगा। वो बहुत ही छोटा एम्ब्रियो होता है और जब हम उसको अंदर डालते हैं तो वो अंदर ही रहता है। आपके चलने फिरने से, घूमने फिरने से, आपके सीढ़ी चढ़ने से, आपके ट्रैवलिंग करने से, आपके चाहे से आप ट्रेन में जाएं या आप बस में जाएं या आपकी खुद की कार से जाएं, इससे आपकी उस पर जो सक्सेस रेट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स सेम डे ट्रैवल करके अपने घर पे जा सकते हैं। बट हाँ, कभी कभी पेशेंट्स जब बहुत दूर से आते हैं और वो मेंटली उनको मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि क्या कहीं मेरे ट्रैवल करने से इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, तो ऐसे पेशेंट्स को जनरली हम कह देते हैं कि सेम, अगर आपको लगता है कि आपका 10-12 घंटे का जर्नी है, बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, तो ऐसे केस में आप सेम डे एक दिन के लिए आप उस प्लेस पे स्टे कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आईवीएफ में आप ट्रैवलिंग से अपनी सक्सेस रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला जो सवाल पेशेंट्स के मन में होता है वो ये होता है कि जो आईवीएफ है उसके बाद क्या नेचुरल तरीके से कभी कंसेप्शन हो सकता है, क्या फिर हमेशा दूसरे बच्चे के लिए भी आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम जो आईवीएफ तकनीक कर रहे हैं उससे हमेशा नॉर्मल माँ बनने की संभावना ही ख़त्म हो जाती है या हमें हमेशा आईवीएफ का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा डिपेंड करता है कि हमने किस इंडिकेशन के लिए आईवीएफ किया था। आप सपोज़ करिए कि कोई कपल हमारे पास आए हैं और उनकी ट्यूब्स ब्लॉक है और इसलिए हमने उनका आईवीएफ किया है, तो ऑब्वियसली क्योंकि ट्यूब ब्लॉक है तो नेचुरल प्रेगनेंसी हो नहीं सकती। तो ऐसे केसेस में अगर उनको दूसरी संतान चाहिए तो आईवीएफ का ही सहारा लेना पड़ेगा।
पर कई सारी ऐसी स्थितियाँ होती है जिनमें हम IVF करते हैं और उनके जो कारण होता है वो जैसे PCOD है, एंडोमेट्रियोसिस है या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, या सब ऐसे केसेस में जब हम IVF करते हैं क्योंकि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उस केसेस में जब हम IVF करते हैं तो ऐसे केसेस में पहली संतान अगर IVF से हुई है तो दोबारा भी उनको नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमने IVF किया है और इससे आपके आगे नॉर्मल संतान होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये डिपेंड करता है इंडिकेशन पे। अगर ट्यूब्स ब्लॉक है तो ऑब्वियसली IVF से ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, बट अगर आपकी ट्यूब्स ओपन है और बाकी सब चीज़ें ठीक है तो नेचुरल प्रेगनेंसी भी आराम से हो सकती है। और हमने खुद अपने सेंटर पे ऐसे देखा है कि कई सारे पेशेंट्स हैं जिनका हमने पहले IVF किया और दोबारा जब बच्चा 8-10 महीने का होता है तो उनके फ़ोन आते हैं कि मैडम हमारे नेचुरल प्रेगनेंसी लग गई है। तो ऐसा बहुत कॉमनली देखा जाता है कुछ कंडीशंस में कि IVF पहला बच्चा जो है वो IVF से होता है और दूसरी बार उनको नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाती है। एक और सवाल जो पेशेंट्स के मन में उठता है वो ये उठता है कि IVF क्या कोई पर्टिकुलर सीज़न में ही करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ सर्दी में IVF कराना चाहिए? क्या सीज़न के हिसाब से IVF की सक्सेस रेट कम या ज़्यादा होती है? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि हम तो IVF पूरे साल भर करते हैं और जब हम डेटा देखते हैं तो IVF की सक्सेस रेट मंथ के हिसाब से या सीज़न के हिसाब से या सर्दी या गर्मी के हिसाब से कभी भी चेंज नहीं होती है। ये सक्सेस रेट लगभग सेम ही है। तो IVF या तो आप सर्दी में कराएं या गर्मी में कराएं या बारिश के मौसम में कराएं, इससे आपकी IVF की सफलता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप अपना IVF कभी भी करा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। जब भी आप मेंटली और फिज़िकली या फ्री हैं और उसके लिए प्रिपेयर्ड है तब अपना IVF कराएं, जिससे आप पूरे तरीके से अच्छे से ट्रीटमेंट ले सके और आपको सफलता मिल सके। तो इस वीडियो में मैंने ये कोशिश करी है कि आपके जो कॉमन सवाल है या जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको अपन क्लियर कर सकें। अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज़ हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी क्वेरीज़ को हम सॉल्व कर सकें। थैंक यू। क्या आप भी निसंतानता से परेशान हैं? अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9351333705 पर। ईश्वा IVF, किलकारी खुशियों की।